Hello students, today we are going to start with the chapter of 8th class, right? That is the chapter 4 and it is metals and non-metals. ठीक है, जैसे कि आप दुनिया में जब भी आप कुछ चीजें करते हो तो यू कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, नेचर के अंदर हमने देखा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं. कुछ सब्सटेंसेस नेचर में मिलते हैं तो उनको हम नेचुरल सब्सटेंसेस कहते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो नेचर में नहीं मिलते, मैन मेड होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड सब्सटेंसेस कहते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास नेचुरल सब्सटेंस में से एक इनकी तरह का एक और सब्सटेंस है. नेचुरल सब्सटेंस मतलब इसी कैटेगरी का मेंबर है, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. समझ गए? दोबारा मैं बताती हूँ. देखिए, दुनिया में आप यू कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इन नेचर. सम सब्सटेंसेस आर दे आर नेचुरली, दैट मीन्स दे आर नेचुरल, एंड सम सब्सटेंसेस दे आर मैन मेड, दैट मीन्स दे आर आर्टिफिशियल. ठीक है, तो आउट ऑफ दिस नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक मीन्स द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आप देख रहे हो, ये फिगर आप क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हो किसकी है? दीज आर सिल्वर ब्लॉक्स. ठीक है, सिल्वर क्या है? सिल्वर एक मेटल है. सिल्वर क्या है? सिल्वर इज अ मेटल. और ये पिक्चर क्या है? दिस इज सल्फर पाउडर. दिस इज सल्फर पाउडर. और सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है. सल्फर इज अ नॉन मेटल. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर ही बस एक मेटल है या सल्फर ही एक नॉन मेटल है. वी हैव वेराइटी ऑफ मेटल्स. वी हैव वेराइटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या नॉन मेटल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या आप कह सकते हो कि ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टीज है कि कुछ सब्सटेंसेस को हमने मेटल बोला है और ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टीज है कि कुछ सब्सटेंसेस को हमने नॉन मेटल बोला है. तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. तो इसका मतलब पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम मेटल्स का कंप्लीट पढ़ेंगे जिसके अंदर मेटल्स की इंट्रो, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद हम नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और फिर एक फिनोमिना पढ़ेंगे दैट इज कोरोजन. तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, दैट इज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, तो हम इसके अंदर बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक से स्टार्ट करते हुए, एक आउटलाइन को पढ़ते हुए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन को फॉलो करते हुए, अपने आसपास की चीजों को जानते हुए हम मेटल्स नॉन मेटल्स तक पहुंचेंगे. ठीक है, ऐसा करने से आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा और थोड़ा बहुत आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है एक्चुअली, या किस तरीके से आप इनको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो, उसके बारे में जान पाएंगे. ठीक है, तो हम बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे. पहली बात है हमारे पास मैटर. ठीक है, मैटर क्या होता है? आपके आसपास आप बहुत सारी चीजें देखते हैं, है ना? तो जो भी चीजें आपके आसपास है जिनका कुछ मास है, मास मतलब कुछ आप कह सकते हो कि आपको पता है मास किसको बोलते हैं? मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब जैसे आपको पता है कि हर चीज का एक मास तो होता ही है, भारीपन तो होता ही है ना? वो भारीपन किस वजह से होता है? कि वो कुछ चीजों से बनी हुई है ना? उसके अंदर कुछ चीजें हैं. जैसे आप पेन ले लीजिए, पेन का भी क्या होगा? पेन का भी तो कुछ मास है ना? पेन आपको, आप उठाते हैं पेन को तो आपको वो ऐसा तो नहीं लगता है कि वो उसका कुछ मास नहीं है. नहीं ना, आपको उसका मास लगता है, चाहे मास कम लगता है. ऐसे ही आप एक बॉल को उठा लीजिए तो बॉल का भी तो मास लगता है ना आपको,
है ना। तो किसी का मास ज्यादा या किसी का मास कम होता है, ये आप नेचर के अंदर देखते हो। तो कब बात करते हैं पहले मैटर की। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो आपके आसपास आप देख रहे हो, उसका कुछ भी मास हो, चाहे थोड़ा या थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और उसको रखे तो वो कुछ जगह को घेरे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, राइट। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसको आप रखो वो एक जगह को घेरे, ठीक है, एंड इट हैज सम मास दैट इज कॉल्ड एज मैटर। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो रखने पे जगह भी घेर रही है और उनका कुछ मास भी है, तो इसका मतलब वो चीजें क्या है? मैटर है, ठीक है। यस, तो अब ये मैटर के बारे में हम जान चुके हैं कि जो भी हमारे आसपास चीज है विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, उसको आप क्या बुलाते हैं? मैटर, ठीक है। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जॉन डाल्टन, जिनका आप लाइफ स्पैन 1766 टू 1844 रहा, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, इन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन दी जो आज के टाइम में हमें बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी? एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने मैटर के बारे में बताने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ना, मैटर हमारे आसपास जो भी चीज है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और मास है, उसको मैटर बोल रहे हैं। तो ये मैटर के बारे में कुछ चीजें हमें बताना चाह रहे थे। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर इन्होंने स्टेट किया कि जो मैटर है, मतलब जो भी चीज आपके आसपास स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और मास है जिसका, जिसको आप मैटर बोलते हो, वो किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स का नाम है एटम। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम। पहले इन एटम्स को परमाणु के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है, पर अब इनको हम किस नाम से बुलाते हैं? दैट इज एटम, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको आप क्या बोलते हो? एटम। क्लियर है आपको यहां तक? मैटर आप जान चुके हो, मैटर किससे बना है ये आप जान चुके हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एटम से पढ़ते हुए कैसे हम पहुंचते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। तो क्लियर है ना आपको कि मैटर, व्हाट इज मैटर, एंड मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज एटम। उसके बाद एटम का क्या स्ट्रक्चर है, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो उनमें से नील बोर एक साइंटिस्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कुछ हद तक एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। मतलब एटम के अंदर क्या है, या एटम किस चीज से बना है, कौन सी चीज कैसे अरेंज है, ये सब नील बोर ने हमें बताया, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका लाइफ स्पैन 1885 से 1962 तक था। इन्होंने बताया कि एटम दिखने में इस तरीके का होता है, आप देख रहे हैं ना, स्फेरिकल, कि इनके अकॉर्डिंग एटम क्या था? स्फेरिकल था, ठीक है। और एटम, जो हमारे पास एटम था, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, या आप कह सकते हो एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम से भी छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे एटम के अंदर, या है आप कह सकते हो, सॉरी। तो वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम को बनाते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो एटम है ये इस तरीके से दिखता है। एटम के अंदर ये जो सेंटर वाला रिंग देख रहे हो आप, है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? ये एटम का न्यूक्लियस है। हर एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास ये जो आप राउंड राउंड सर्कल्स देख रहे हो, ये सारे क्या है? ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, ये आप कह सकते हो शेल भी बोल सकते हो उसको। तो क्लियर है? तो नील बोर के अकॉर्डिंग एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम के अंदर ये 3 चीजें हैं, ठीक है। और एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये तो पार्टिकल्स की बात हो गई, स्ट्रक्चर देखें तो एटम के स्ट्रक्चर में एक अंदर आपके पास ये सेंटर पोर्शन है, ये वाला रेड वाला, दिस इज न्यूक्लियस। इसके बाहर ये जो बने हुए हैं, दीज आर शेल्स। इनको शेल्स भी और ऑर्बिट भी कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है
अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. Atom consists of these particles. We know that according to Niels Bohr. But where these subatomic particles are present, we are going to see now. तो हमने देखा ये जो रेड में आपको दिख रहा है न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जितने भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इस रेड पोर्शन में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस. ठीक है. और ये जो बाहर रिंग्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जो न्यूक्लियस से बिल्कुल बाहर एक रिंग है उसको आप क्या बोलते हो, इस शेल का या इस ऑर्बिट का नाम क्या है, 1. उसके बाद 2, 3, 4. तो किसी भी एटम में कितने भी शेल्स हो सकते हैं, तो जितने शेल्स होंगे न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हुए उनका नंबर हमने 1, 2, 3, 4 रख दिया है. ठीक है. और इन सब शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. अब एटम पे चार्ज क्या है, कि एटम पे चार्ज है कि नहीं, उसको पढ़ते हैं. तो हमने देखा ये अकॉर्डिंग टू नील बोर, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं है. ठीक है. मतलब जितने इसके अंदर, अभी हम चार्जेस की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. प्रोटॉन पे पॉजिटिव, मतलब ये दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. ठीक है. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता, तो इट हैज नो चार्ज. ये याद रखोगे आप. एक बार दोबारा देखते हैं. एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव. न्यूट्रॉन अनचार्ज्ड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है. एटम दिखता कैसा है, स्फेरिकल दिखता है. उसके बीच में क्या है, सेंटर डेंस सी बॉडी जो रेड कलर की दिख रही है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस. इसके बाहर ये क्या है, ये है शेल्स. ठीक है. अब ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है एटम में, न्यूक्लियस के अंदर है, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं एटम के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर है. ठीक है. शेल्स को भी हमने नाम दिया है. न्यूक्लियस से मूव करते हुए जो पहला शेल है उसको 1 कह दिया, जो दूसरा है वो 2, थर्ड 3, 4, जितने शेल्स है उनको हमने ऐसे नंबर कर दिया. ठीक है. एटम पे कोई चार्ज है कि नहीं उसकी बात करते हैं. तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है. क्यों चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं. मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है. तो जब चार्जेस ही सेम है तो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेट चार्ज क्या है, 0. तभी हम कहते हैं एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. समझ गए. ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आया एटम का क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हमने देखा कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, ये शेल्स है. ठीक है. तो शेल्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे इस फिगर के अंदर शेल्स का नंबर कितना है, 4 शेल्स है ना. शेल्स 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, शेल्स का नंबर कुछ भी हो सकता है. ठीक है. जो आखिरी वाला शेल होगा, जैसे इसके अंदर लास्ट शेल कौन सा है, 4 ना, तो उस लास्ट शेल को हमने एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज वैलेंस शेल. ठीक है. या आउटर मोस्ट शेल भी कह सकते हैं. तो वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है, लास्ट किसी भी एटम के जो लास्ट शेल है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल या फिर वैलेंस ऑर्बिट. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको बताया शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं. शेल्स में आप देख भी रहे हो, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन है. तो शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जितनी उसकी लिमिट हो. हर शेल एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है. ठीक है. तो पहले शेल में जितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स वो भर देते हैं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जितने भी शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं. ठीक है. तो अभी ये आपकी आउट ऑफ रीच है, जो भी हमने नहीं करना कि कितने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम दूसरे शेल को भरते हैं, मतलब कितनी मैक्सिमम लिमिट है हर शेल की. दिस यू विल स्टडी इन दी हायर क्लास. तो अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि भी जो लास्ट शेल है उसको आप क्या बोलते हो, वैलेंस शेल. वो वैलेंस शेल का नंबर 1 भी हो सकता है किसी एटम में, वो 2 वाला भी हो सकता है किसी के अंदर यही वैलेंस शेल होता, 3, 4 ना होते, किसी के अंदर 3 हो सकता है, किसी के अंदर 4. मतलब वैलेंस शेल का नंबर कुछ भी हो सकता है, पर होता क्या है वो, इट इज लास्ट शेल ऑफ एन एटम. आखिरी शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट.
अब इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके अंदर, लास्ट शेल के अंदर। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 या 8 कुछ भी हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका नंबर 8 से ज्यादा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता 8 से ज्यादा? दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, वील डू इन द हायर क्लास। इसके पीछे भी एक लॉजिक है जिसको आप धीरे धीरे जब आप एटम के स्ट्रक्चर को जानोगे हायर क्लासेस में तो आपको पता लगेगा कि क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 और 8 होते हैं, 9 और 10 नहीं होते। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 तक हो सकते हैं। एक हो सकता है किसी शेल में, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकते हैं। 9 और 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक और टर्म को पहचानते हैं, दैट इज वैलेंसी। एक और टर्म है हमारे पास वैलेंसी। अब क्या होता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इससे हमें किसी भी एटम की वैलेंसी का पता लगता है। ठीक है, पहले हम जानते हैं वैलेंसी को हम यूज कहां करते हैं। कभी भी कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, ये एक नेचर है कि कोई कुछ एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एटम्स किसी के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो वो अपनी वैलेंसी का यूज करता है, वो अपनी वैलेंसी का यूज करता है। अब वैलेंसी होती क्या है? जैसे कि मैंने बताया, वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। कैसे? अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, या 2 है या 3 है, तो उसकी वैलेंसी +1, +2 और +3 होती है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 या 8 है, ठीक है, तो उनकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं? हम उसको 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी वैलेंसी जानने के लिए हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब क्यों 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं? अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होते हैं। सो दिस इज बियॉन्ड योर स्कोप, यू विल डू इन दी हायर क्लास, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है जिसको हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वैलेंसी +2 हो तो +2, 3 हो तो +3। लेकिन अगर 4, 5, 6, 7, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, जैसे 4 वाले की क्या होगी? -4, 5 वाले की -3, 6 वाले की -2, 7 वाले की -1 और 8 वाले की 0। ठीक है, तो वैलेंसीज आपके पास इस तरीके से होती हैं, +1, +2, +3, -4, -3, -2, -1 या 0। सब डिपेंड करता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वैलेंसी डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का हम यूज कब करते हैं? जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तब हम उसकी वैलेंसी का यूज करते हैं। देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अभी हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करते हुए वी आर गोइंग टू क्लासिफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है, आपको जानते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर, अभी हमने बात करी 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन्स तक कुछ भी हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। अगर उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 या 7 है, 8 वाले को नहीं, 7 तक सिर्फ, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, 8 जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम हायर क्लास में करेंगे। उनकी एक और कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, इनकी भी कुछ बहुत प्रॉपर्टीज है जिनको हम जानेंगे पर हायर क्लास में जानेंगे। तो अभी हम इनकी क्लासिफिकेशन सिर्फ 1 से लेकर 1, 2, 3 वाले मेटल्स, 4, 5, 6, 7 वाले नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स क्या करते हैं? इनकी टेंडेंसी क्या होती है? पहली बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं।
हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इनकी नेचर है ये। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, वैलेंसी की बात करें तो मेटल्स की वैलेंसी पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल्स की वैलेंसीज क्या होती हैं, नेगेटिव। जैसे कि आप जान चुके हो, अब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 या 3 है, तो इसका मतलब मेटल की वैलेंसी या तो +1 होगी या +2 होगी या फिर +3 होगी, पर होगी हमेशा पॉजिटिव एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स जो है उनकी वैलेंसीज क्या होती है, नेगेटिव। और आप जानते हैं कि जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6 या 7 हो, उनकी वैलेंसीज आप 8 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, तो 4 वाले की हो गई -4, -3, -2 या फिर -1। नोबल गैसेस में आपको बता चुकी हूँ इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। तो अभी इस चीज को हम हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो मेटल्स 1 to 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स आपके पास 4, 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये गेन करते हैं। इनकी पॉजिटिव वैलेंसी है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी पॉजिटिव वैलेंसीज। दे हैव नेगेटिव वैलेंसीज, दैट इज depending upon the valence electron, it can be -4, -3, -2 और -1। अब देखिए, जब भी कभी मेटल मतलब जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसकी वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव, यही इन्हीं को मेटल्स बोलते हो ना। तो कभी भी कोई मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, तो वो कैसे कंबाइन करके जो सब्सटेंस बनाएगा वो कैसे बनाएगा, अपनी वैलेंसीज को इंटरचेंज करके। देखते हैं कैसे। कभी भी आप मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करेंगे तो मेटल को पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ठीक है, अगर इनकी वैलेंसीज देखें हम तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, मतलब मेटल है ना तो पॉजिटिव होगी वैलेंसी, और क्लोराइड मींस क्लोरीन जो कि जिसकी वैलेंसी क्या है, नेगेटिव, नॉन मेटल है ये। तो मेटल और नॉन मेटल जैसे कंबाइन करते हैं तो मैंने आपको बताया इंटरचेंज करते हैं अपनी वैलेंसीज को। तो आप इसको ऐसे क्रिस क्रॉस करके Mg रहने वाला है, Cl जो यहाँ लिखा है वो एज इट इज हमने लिखना है, बस उनको साथ में लिखना है। ठीक है, अब इसकी जो वैलेंसी है इट इज गोइंग टू इंटरचेंज विद द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब जैसे ये 2 पॉजिटिव है तो इसकी वैलेंसी आप क्लोरीन के पाव में लिखेंगे, पर जब लिखेंगे तब आप पॉजिटिव नेगेटिव का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर जब लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, पहला आपका जो यूज करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सेकेंड वाला नेगेटिव होना चाहिए। तब फिर जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे तो इसका 2 इसके पाव में आ गया, इसका क्या है -1, माइनस तो आपको लगाना नहीं है, सो वी नीड टू पुट ओनली 1। सो वेदर यू राइट 1 और नॉट इट मीन्स सेम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्रिस क्रॉस किया ना हमने, वैलेंसीज को इंटरचेंज किया। एक और बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम क्या है, लिथियम एक मेटल है क्योंकि पॉजिटिव वैलेंसी है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है क्योंकि नेगेटिव वैलेंसी है। लिथियम का सिंबल Li और इसकी वैलेंसी होती है +1, और ऑक्सीजन जो है वो होता है O और वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव। तो ऑब्वियसली मेटल नॉन मेटल है, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनाएंगे, Li रहा, O ऐसे ही रहा। इसकी जो वैलेंसी है 1 वो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और इसकी वैलेंसी है 2 वो यहाँ, तो इसका फॉर्मूला बना Li2O। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस किया, Mg रहा और O ही रहा, उसकी वैलेंसी आपने यहाँ लिख दी, इसकी वैलेंसी यहाँ लिख दी। अब जबकि आप देख रहे हैं ये सेम टेबल में आते हैं ना तो ये कट सकते हैं ना, तो हमने इनको काट दिया क्योंकि 2 1 2 सिंपली दोनों आपका 2 की टेबल से कट रहे हैं, तो फॉर्मूला आ गया MgO। तो इस तरीके से आप कभी भी मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करते हैं उनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करके आप उनके फॉर्मूलाज बना सकते हैं।
ठीक है, तो मतलब जब भी आप ये करेंगे यू नीड टू कंसिडर देयर वैलेंसीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैलेंसीज कहाँ से आएंगी? बड़ी क्लासेस में आप वैलेंसीज का लॉजिक भी सीख पाएंगे, लेकिन अभी के लिए वैलेंसीज आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू लर्न द वैलेंसीज। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कर पाए जो भी इस चैप्टर में इन्वॉल्व हैं, आपका लेवल अच्छा हो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ के कंपैरिजन में, तो यू नीड टू बी फैमिलियर विद द वैलेंसीज, क्योंकि एक बार आपको वैलेंसीज आ गई, लर्न हो गई, तो किसी भी मेटल नॉन मेटल का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वैलेंसीज का चार्ट। अब ये देखिए कुछ पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस कौन से हैं? मतलब पॉजिटिव वैलेंसी वाले। ठीक है, इनको बोलते हैं केटायंस। फर्दर आप अगर आप इनको नहीं अभी पढ़ना चाहते पॉजिटिव आयंस और केटायंस, कोई बात नहीं, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी के लिए आप याद रख सकते हो एटम जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव है वो कौन है? मेटल्स। ठीक है, और नेगेटिव वाले एनायंस होते हैं। अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि नेगेटिव वाले कौन से हैं? नॉन मेटल्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आप ऐसे भी देखेंगे जो कि आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखेंगे, जिसके अंदर एक एटम के अलावा एक से ज्यादा एटम है ना। तो इनको अभी आप एज इट इज लर्न करेंगे। इनको वैसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन या फिर रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। इनका क्रिस क्रॉस भी वैसे ही होता है, इस पे वैलेंसीज भी ऐसे ही इंटरचेंज होती है। लेकिन ये क्या है, ये कैसे बने हैं, दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन दी हायर क्लास, क्योंकि अभी ये आपके थोड़े से नॉलेज के बाहर है। जैसे जैसे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और पता लगती जाएगी हायर क्लास में, आप इसको पहचान लेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इन वैलेंसीज को याद करने की कोशिश करेंगे और इनके फॉर्मूलाज कैसे बनाएंगे। जब भी कोई पॉजिटिव वाला, सपोज ये कैल्शियम है, ये नेगेटिव OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करना चाहता है, जैसे मैं बोलूं कि मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मैं क्या करूंगी, कैल्शियम इसमें से वैलेंसी उठाऊंगी कैल्शियम की, Ca2 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड हमें पता है OH नेगेटिव। इस तरीके से क्रिस क्रॉस वैसे ही करते हैं, Ca ही रहेगा, OH ही रहेगा, और दिस वैलेंसी इज गोइंग टू बी रिटन हियर। सो आपने, क्योंकि ये दो एटम दिख रहे हैं ना, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि ये जो 2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है या हाइड्रोजन का नहीं है, पूरे OH के लिए है, इसलिए हमने OH को ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वैलेंसीज को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि देखो कभी भी केमिस्ट्री के अंदर हम टूल्स का यूज करते हैं, है ना। तो केमिस्ट्री के जो टूल्स हैं, या हर, आप कह सकते हो हर चीज की एक लैंग्वेज होती है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है? दैट इज दी केमिकल इक्वेशन, या आप कह सकते हो केमिकल फॉर्मूलाज, इनसे बात करते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूलाज तो बनाने आने चाहिए ना। तो कभी भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेगा, उनके फॉर्मूलाज आपको सिखा चुके हैं हम बनाने। कैसे? आपने वैलेंसीज को कंसिडर करके सिर्फ उनको क्रिस क्रॉस करके वैलेंसीज को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। किसका लिखो? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, देखिएगा इसको ध्यान से कि भी व्हाट एक्सेप्शन यू आर गोइंग टू सी हियर। देखो जिंक क्या होता है? Zn2 पॉजिटिव, यहां से उठाया हमने। सल्फेट, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो इसको आपने क्रिस क्रॉस किया, Zn ही रहने वाला है, SO4 ये 4 नीचे लिखा है, इसको इंटरचेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, इंटरचेंज सिर्फ वैलेंसीज होती है। तो ये हो गया 2, और SO4 में भी जिंक की वैलेंसी आ गई, जो कि क्या है? 2। कैंसिल करा तो ये बन गया आपके पास ZnSO4। कहने का मतलब सिर्फ इतना था, एनी आप कह सकते हो ये जो रेडिकल, ये कॉम्प्लेक्स आयन जो आपको दिखेगा, जिसके अंदर नीचे कुछ लिखा होगा सबस्क्रिप्ट करके, सबस्क्रिप्ट होता है जो नीचे लिखा होता है 4 2 5, उसको आपको इंटरचेंज नहीं करना। जैसे कार्बोनेट में 3 है तो ये CO के साथ ही रहने वाला है 3, आपने इंटरचेंज सिर्फ इस वैलेंसी को करना है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे केमिकल फॉर्मूलाज बना सकते हैं, पर ये इनका आप कब यूज करते हैं? जब आप मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सब्सटेंस बनता है वो कैसे बनता है? इंटरचेंज करके वैलेंसीज को। तो इसको अब आप याद रखिएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, राइट, दैट व्हाट आर मेटल्स। जैसे कि अभी हम जान चुके हैं कि मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव वन
2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसे कि अभी हमने पहले बात करी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कि ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे शेल्स होते हैं, है ना। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आप ये भी जान चुके हो कि लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, जो लास्ट शेल है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, राइट। तो जब किसी के वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिले, उनको हम क्या बुलाते हैं, मेटल्स। और इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स। और लूज करने के बाद इन पे कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उस हिसाब से पॉजिटिव साइन आता है इनके ऊपर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सोडियम है हमारे पास, ठीक है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है। ये हम एक्चुअली लर्न करते हैं कि किसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट होता है एटॉमिक नंबर का, जिससे हमें पता लगता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किसके अंदर कितने हैं। लेकिन किसी का भी कोई भी एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे कि अभी हमने किया था कि 1, 2, 3 वाले मेटल्स पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया, और 4, 5, 6, 7 वाले हमारे पास नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये जो 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसी एटॉमिक नंबर के टेबल से हमें पता लगा जब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करो उतना पॉजिटिव साइन आता है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारे पास वैलेंसी का एक चार्ट होता है, तो किसी की पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, उनकी वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव में होती है, और उनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 2, ठीक है। अब अगर उस वैलेंसी चार्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो है 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो वो 2 पॉजिटिव कैसे बनी इसकी वैलेंसी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, इसने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये माइनस मतलब इसमें से लूज हुए कितने, 2। इलेक्ट्रॉन का साइन होता है ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि अभी हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिखकर ऐसे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, तो ऑब्वियसली इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, मेटल लाइक द वैलेंसी इज रेफर्ड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच एन सब्सटेंस लूज। जैसे मेटल है, लूज करता है ना इलेक्ट्रॉन, मेटल की टेंडेंसी क्या है अभी हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वैलेंसी +1, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2, 3 लूज कर रहा है तो +3। तो इसी कारण हमारे पास वो जो टेबल है दैट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज, तो जिन पे भी पॉजिटिव वैलेंसीज आ रही हैं वो सारी कैसे आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, जो कि डिपेंड करता है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। समझ आया आपको कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनके 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी वैलेंसी अगर 1 लूज करते हैं ये तो +1, 2 लूज करते हैं तो +2, 3 लूज करते हैं तो +3, ठीक है। और हमेशा इनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस है, तो इनकी वैलेंसीज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। और इनकी टेंडेंसी क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। समझ गए आप मेटल्स आप किसको कहते हो, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है उनकी। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी चीज को टच करने से, ठीक है, उसको देखने से,
व्हेन यू सी अ सब्सटेंस, मतलब जो आप उसको किसी से रिएक्ट किए बिना उसको देखते ही उसकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा लेते हो कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका कलर क्या है. तो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये सिर्फ 4 ही प्रॉपर्टीज नहीं है, देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज विच यू कैन मेक आउट बाय जस्ट टचिंग और लुकिंग एट अ सब्सटेंस. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की है वो क्या क्या है? वो मेलिएबल होते हैं, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सोनरस, दे आर लस्ट्रस, राइट. वी हैव मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक दे आर हार्ड होते हैं, लाइक हाउ दे एग्जिस्ट इन एट रूम टेम्परेचर, दे आर मोस्टली सॉलिड्स, melting boiling point is high, and even they have high tensile strength. So now we are going to discuss about these properties in detail. तो पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं. पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास मेलिएबल या मेलिबिलिटी भी बोलते हैं हम इसको. क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी. मेलिएबल का मतलब है, मेलिएबल मीन्स दोज मेटल्स विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपने मेटल्स लिए, मेटल्स को आपने हैमर करा, ठीक है, हैमर करने से क्या हुआ कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गए. तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? मेलिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल. आप पिक्चर में देख रहे हो ना एल्यूमिनियम फॉइल को. आप फैमिलियर हो कि एल्यूमिनियम फॉइल होती क्या है, आप इसको यूज करते हो घर में फूड को रैप करने के लिए, चपातीस को रैप करने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली ऑल्सो अ मेटल. कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम. और आप देखो इस मेटल की प्रॉपर्टी कितनी है, कितना मेलिएबल है, कि कितनी पतली शीट आप इससे बना सकते हो, है ना. तो एल्यूमिनियम फॉइल इज मेलिएबल, एंड नॉट ओनली एल्यूमिनियम फॉइल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल, मीन्स कि आप उनसे थिन शीट्स बना सकते हो. ठीक है. अब हमारे पास कुछ और मेलिएबल मेटल्स का हम देखते हैं कि और कौन कौन से मेलिएबल मेटल्स हैं. तो हमने देखा एल्यूमिनियम जिसका सिंबल है Al, दैट इज ऑल्सो मेलिएबल. कॉपर जिसका सिंबल है Cu, दैट इज ऑल्सो मेलिएबल. फैमिलियर है ना आप एल्यूमिनियम कॉपर से? देखिए फिगर में, दिस इज एल्यूमिनियम, ये देखिए, ठीक है. जैसे कि फॉइल भी आपने देख रखी है. कॉपर के आपने यूटेंसिल्स देखे हम यूज करते हैं, है ना. कॉपर भी मेलिएबल है, इससे भी हम थिन शीट्स बना सकते हैं हैमर करके. हाईली मेलिएबल, दैट इज गोल्ड. You all are familiar with gold, and you can see the beautiful blocks of gold in the figure. तो गोल्ड भी मेलिएबल है, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. वैसे ही सिल्वर की भी आप देख रहे हो यहाँ पे स्लैब्स, तो सिल्वर इज ऑल्सो मेलिएबल. एंड एज फार एज सिंबल्स आर कंसर्न, सिंबल्स आपको थोड़ा सा आइडिया रखना जरूरी है सिंबल्स का. सिल्वर का सिंबल है Ag, गोल्ड इज Au, कॉपर इज Cu, एल्यूमिनियम इज Al, राइट. तो मेलिएबल की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम मेलिएबल है, कॉपर भी मेलिएबल है. हाईली मेलिएबल जो कि बहुत थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? गोल्ड और सिल्वर, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, दैट इज डक्टाइल. इसको आप डक्टिलिटी भी बोल सकते हो. डक्टाइल मेटल्स का मतलब है वो मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, राइट, जिनसे आप थिन पतली पतली वायर्स बना सके. इसके लिए भी आपको हैमर करना पड़ता है. तो वो मेटल्स जो हैमर का स्ट्रेन सह सकते हैं एंड दे जस्ट ट्रांसफॉर्म कि वो अपनी शेप को बदलकर किस में आ जाते हैं? थिन वायर्स में. तो उनको हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. तो हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो थिन वायर्स बना सकते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज कॉपर वायर. आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें आप कॉपर वायर्स का यूज करते हैं ना. तो कॉपर इज ऑल्सो अ मेटल और इसका सिंबल है Cu. ठीक है. सिंबल्स का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए साथ साथ, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर हम टूल्स का यूज करते हैं. सिंबल इज वन ऑफ द टूल, मतलब जो आपको रिएक्शन लिखने में, किसी को बताने में, तो यू शुड बी फैमिलियर विद द सिंबल्स ऑल्सो. तो कमिंग टू द पॉइंट, कॉपर वायर जो है डक्टाइल है, दैट मीन्स इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स. ऐसे ही और भी मेटल्स हैं बहुत सारे जो कि पतली पतली वायर्स बना सकते हैं. देखते हैं कौन कौन से डक्टाइल वायर्स, डक्टाइल मेटल्स है हमारे पास. जैसे कि आपने देखा इधर कॉपर जो है वो डक्टाइल है, देख रहे हैं ना आप वायर कॉपर की. ऐसे ही एल्यूमिनियम भी डक्टाइल है, एल्यूमिनियम की भी वायर आप देख सकते हैं फिगर में. गोल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ डक्टाइल मेटल, दिस ऑल्सो यू कैन सी.
सिल्वर इज डक्टाइल, यू कैन सी इन द फिगर अगेन। और नॉन डक्टाइल कौन कौन से हैं आपके पास? जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे और भी कुछ मेटल्स हैं जो नॉन डक्टाइल हैं। इसका मतलब है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, अब ड्रॉ नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली कारण क्या होगा? कारण होगा कि या तो ये हैमर का स्ट्रेन, किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हैमर का स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते, तभी इनकी हम थिन वायर्स नहीं बना सकते। नेक्स्ट वी हैव इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एज वी हैव डिस्कस्ड कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपको पता है कि गुड कंडक्टर होने के लिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रॉपर्टी, क्या कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ती है? ठीक है, कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी की पहली बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब होता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। मोबाइल का मतलब जो मूव कर सके, जिसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हो उसके अंदर फ्री, ये मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। किस लिए? क्योंकि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल मीन्स दे कैन मूव एंड मूवमेंट ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो मेटल्स फुलफिल दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली, कि मेटल्स के पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब रही बात हीट की। इलेक्ट्रिसिटी का आफ्टर इफेक्ट होता है कि जब जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वहां पे उसका आफ्टर इफेक्ट है कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो कहीं से अगर गुड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है तो ऑब्वियसली हीट भी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। ठीक है, एग्जाम्पल सिल्वर, that silver you can see in the figure that it is good conductor of electricity, इसके अंदर करंट पास हो सकता है। कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर इज ऑल्सो शोन इन अ फिगर, लाइकवाइज एल्यूमिनियम भी हमारे पास मेटल है विच इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर की अगर बात करें कि जिसमें फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, जो कि कंडीशन है फुलफिल जो करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए, तो सिल्वर इज रिगार्डेड एज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो सिल्वर ब्लॉक्स को। उसके अलावा जो पुअर कंडक्टर है दे आर लेड, ठीक है, इट इज बिस्मथ, इट इज टंगस्टन। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हो टंगस्टन इज इन फिगर, राइट। टंगस्टन कहाँ यूज होता है? बल्ब के अंदर यूज होता है, बल्ब का फिलामेंट बनता है टंगस्टन से। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो इसमें करंट इतना पास नहीं हो पाता, तभी आप कह सकते हो कि मतलब इसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है करंट के मूव करने में, कि करंट जब पास कर रहा है तो उतना पास नहीं कर पा रहा, तो वो जो एनर्जी है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट, और यही तो बल्ब का यूज है। बल्ब हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो हमने यूज किया है दैट इज टंगस्टन फिलामेंट। तो इसमें क्या है, इसमें करंट इतना फ्लो नहीं कर पाता, करंट के फ्लो करने में कुछ रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसी करके वो क्या प्रोड्यूस, मतलब वो जो करंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही आप फिगर में देख पा रहे हो बिस्मथ, ठीक है, जैसे कि इट इज ऑल्सो अ, आप कह सकते हो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वी हैव इज सोनरस। नेक्स्ट वी हैव इज सोनरस। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? सोनरस। तो हमने देखा सोनरस, अब आप किसको बोलते हो? कभी भी किसी सब्सटेंस को आप हिट करो और उसके अंदर उससे साउंड प्रोड्यूस हो तो आप बोलते हो कि ये सब्सटेंस सोनरस है। तो हमने देखा ऐसे ही मेटल्स आर सोनरस बिकॉज व्हेन दे आर हिट दे प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, अब कोई कितनी साउंड प्रोड्यूस करता है, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस आप कह सकते हो, उसकी कितनी ये प्रॉपर्टी है सोनरसनेस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और डेंसिटी पे। ठीक है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली मेटल्स को जब हिट करेंगे तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी, एंड वो कितनी साउंड होगी दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज दी लस्ट्रस। हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो क्योंकि पॉलिश हो सकते हैं इसलिए वो शाइन करते हैं।
ठीक है, देखो क्या होता है, कभी भी कोई सब्सटेंस जो पॉलिश सरफेस होता है उस पे जब लाइट फॉल करती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट को जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि भी मतलब कि वो शाइन कर रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मेटल्स जो हैं ये शाइन करते हैं, क्यों? क्योंकि इनको आप पॉलिश कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज के पॉलिश होने के बाद, पॉलिश होने की वजह से भी, और इनका जो अपना इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उस वजह से भी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह से प्रेजेंट है, हमने किया ना इसमें वैलेंस शेल में 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लाइट जो फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लाइट फॉल करी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो जब भी कभी कोई चीज कोई भी सब्सटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें लस्ट्रस दिखता है। ठीक है, तो क्योंकि अब ये पॉलिश भी हो सकता है, पॉलिश सरफेस बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, एंड प्लस मोरोवर जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरीके से है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अभी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है इसके अंदर। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज्ड है कि जो लाइट उनपे फॉल कर रही है उसको वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से, जैसे ये स्ट्राइक करी अंदर नहीं जाएगी, बाउंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाउंस को ही आप रिफ्लेक्टिंग लाइट कहते हो या रिफ्लेक्शन कहते हो। तो वो बाउंस वाली लाइट जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि सरफेस शाइन कर रहा है। तो कभी भी किसी के लस्ट्रस होने के पीछे क्या होता है कि इट शुड हैव पॉलिश सरफेस, बिकॉज पॉलिश सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स। पॉलिश सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स। ठीक है, तो ये पॉलिश भी हो सकते हैं, और साथ में जैसे कि हमने बात किया कि इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी ऐसा है कि अच्छी रिफ्लेक्शन शो करते हैं, इसलिए ये लस्ट्रस है। एग्जाम्पल गोल्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये गोल्ड की बैंगल्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन कर रही हैं ये। सिल्वर, यू कैन सी द सिल्वर रिंग इन द पिक्चर, राइट। ऐसे ही कॉपर, कॉपर के यूटेंसिल्स तो आपको पता है कि बहुत दिखने में सुंदर और यूनिक दिखते हैं, एंटीक से होते हैं। तो कॉपर, प्लैटिनम, so that means this is also shown, so that means these all substances like gold, silver, copper, platinum, they are lustrous, ये सब शाइन करते हैं, और जो कि फिगर से भी क्लियर दिख ही रहा है कि बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी शाइन है इनकी। नेक्स्ट वी हैव इज दी हार्डनेस। ठीक है, अब क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इनमें डक्टिलिटी की भी प्रॉपर्टी है, वायर्स में भी इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनसे थिन शीट्स भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब मेटल्स बहुत स्ट्रांग है, तभी तो वो हैमर के स्ट्रेन को बियर कर सकते हैं और उससे वायर और शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनसे वायर नहीं बनती, हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं, और शीट्स भी नहीं बनती है, इसका मतलब वो स्ट्रांग नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स तो जो हैं वो क्या है? हार्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। आप जानते हैं सोडियम और पोटेशियम, जैसे फिगर में देख रहे हो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे कि किस तरीके से ये दिखते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इवन यू कैन कट इट विद नाइफ ऑल्सो, दे आर सो सॉफ्ट। तो अदरवाइज आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड, है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल का एग्जाम्पल ले लो, कॉपर का ले लो, तो क्या चाकू से काट सकते हैं आप उसको? नहीं काट सकते, यू कैन नॉट कट इट विद नाइफ। बट ऑन द अदर हैंड सोडियम और पोटेशियम भी तो मेटल्स हैं, बट स्टिल यू कैन यूज नाइफ टू कट देम। तो इसलिए कुछ एक्सेप्शंस तो हमेशा किसी ना किसी फैमिली में होती है। तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आपको क्वेश्चन आता है नेम मेटल्स which are so soft that they can be cut with knife. So you should be quick with an answer that it is sodium, that is symbol Na, potassium and symbol is K. These metals are so soft that they can even be easily cut with knife also. अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड तो आप जानते हो ना, सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, है ना। तो इसमें हमने देखा कि भी जो मेटल्स हैं
वो सॉलिड्स होते हैं मैक्सिमम, मतलब उसके पार्टिकल्स ऐसे पास पास अरेंज होते हैं। पर फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मरकरी से फैमिलियर है ना आप, वो लिक्विड जो थर्मोमीटर्स के अंदर यूज होता है, जो हमारा फीवर बताता है एक्सपैंड होकर, तो वो जो लिक्विड है उसका नाम है मरकरी, सिंबल है Hg। ऐसे ही गैलियम, ठीक है, गैलियम भी ये सब्सटेंस है जो इनके अंदर यूज होता है। तो हमने देखा कि जो मरकरी और गैलियम है, ये इनकी स्टेट क्या है, मेटल्स तो सॉलिड है लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो लिक्विड का मतलब क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क होता है, सॉलिड में पास पास होते हैं पार्टिकल्स और लिक्विड में थोड़े थोड़े कंपैरेटिवली दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं, दे आर फार अपार्ट, पर यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है। ठीक है, मेटल्स या तो सॉलिड है, मरकरी और गैलियम सिर्फ ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या है, लिक्विड, जिनका अरेंजमेंट पार्टिकल्स का ऐसे है। ठीक है, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। हार्ड है तो इसका मतलब जो इनके बीच में आप कह सकते, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टिकल पास पास है। स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है, सॉलिड होने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स पास पास है। पास पास है, अगर बिल्कुल पास पास अरेंज्ड है तो इसका मतलब उनके अंदर आप कह सकते हो कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, उनमें अट्रैक्शन है। ठीक है, अट्रैक्शन होने करके क्या होता है, ऑब्वियसली आप इसको अगर अलग करना चाहो, मेल्ट और बॉयल का मतलब क्या होता है कि आप इनको मतलब मेल्ट करना चाह रहे हो या बॉयल करना चाह रहे हो। तो मेल्ट या बॉयल आप करना चाहो तो जो टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन हाई है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे बताना है, क्योंकि ये सॉलिड है, पार्टिकल्स पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्शन होने करके आपको हीट भी इनको ज्यादा देनी पड़ेगी, चाहे आप इसको बॉयल करना चाहो चाहे आप इसको मेल्ट करना चाहो, हीट रिक्वायर्ड विल बी मोर। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात भी की थी, सोडियम और पोटेशियम तो बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से भी काट सकते हो, तो कम सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली इतनी अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, तो अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो हीट भी उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी मेल्ट और बॉयल के लिए। ऐसे ही मरकरी और गैलियम हमने बात किया था, ये तो लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल थोड़े दूर दूर है। अब देखिए, यहाँ पार्टिकल्स पास पास हैं इतने और यहाँ पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर है, तो ऑब्वियसली बताइए अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है ना जिसमें पास पास है। इसमें तो उतनी ज्यादा तो नहीं है लेकिन उतनी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसमें हीट रिक्वायर्ड क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, तो मेटल्स का, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट सोडियम पोटेशियम बिकॉज दे आर सॉफ्ट, मरकरी गैलियम बिकॉज दे आर लिक्विड, तो इस करके इनके अंदर अट्रैक्शन उतनी नहीं है। अट्रैक्शन ज्यादा ना होने करके हीट भी हमें उतनी नहीं देनी पड़ती टू मेल्ट और टू बॉयल देम, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है। नेक्स्ट वी हैव इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना स्ट्रेन बियर कर सकते हैं किसी भी चीज का, मतलब आप इसको बेंड करो या किसी भी तरीके का स्ट्रेन डालो, प्रेशर डालो, तो ये कितना वो स्ट्रेन बियर कर सकते हैं। तो मेटल्स हमने देखा स्ट्रेन बियर कर सकते हैं, तभी उनको बोलते हैं हाई, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जिंक, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हो, आर्सेनिक, ये जैसे आप देख रहे हो, ऐसे ही एंटीमनी, ये उतना स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स हैं। ठीक है, देखिए कभी भी कोई आप कह सकते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, बियर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो काफी स्ट्रांग है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होंगे वो स्ट्रेन बियर कर पाएंगे, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे वो स्ट्रेन उतना बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप बताओगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, अभी तक केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले आप जान चुके हो कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। ठीक है, +1 भी होती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है। ये सारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और या फिर डायरेक्टली आप इनकी वैलेंसी जानने के लिए वैलेंसी का चार्ट जो कि हमने पहले डिस्कस किया है उसको याद करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ पे आपको वैलेंसीज का यूज होने वाला है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। और चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीजन से तो जैसे आप फैमिलियर ही हैं, O2। वाटर से भी आप फैमिलियर हैं, H2O। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? देखिए, एसिड वो होता है जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन आयन दिखे, जैसे सपोज HCl, ऐसे सपोज H2SO4। सपोज कुछ एसिड लिखती हूं मैं, फिर समझाती हूँ आपको एसिड किसको कहते हैं। देखिए, इन सबके अंदर आपको HH दिख रहा है ना, तो जिनके अंदर भी आपको ये हाइड्रोजन आयन दिखता है, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो? एसिड्स। अब ये डाइल्यूट वर्ड का क्या मतलब है? एसिड दो तरह के होते हैं, एक तो डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट उसको बोलते हो जिसके अंदर वाटर का कंटेंट मतलब वाटर का लेवल हाई है, पानी उसके अंदर ज्यादा है। और जिसके अंदर पानी लो होता है, पानी का कंटेंट आप कह सकते हो, वाटर लेवल इज लो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड। तो लेकिन यहां हम रिएक्शंस में सिर्फ डाइल्यूट यूज करने वाले हैं, मतलब जिनमें वाटर कंटेंट हाई है। चौथी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब ऑलरेडी आपके पास मेटल का कुछ सॉल्ट है और उसको आप किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करने वाले हो। तो ये प्रॉपर्टीज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखिए, मेटल कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। देखिए, जब भी कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, कोई भी, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड, राइट। अगर वो मेटल है तो इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अगर वो नॉन मेटल है तो इट विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। पर अभी हम यहाँ पे मेटल की बात करेंगे, ठीक है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आप ये जनरल रिएक्शन देख रहे हैं, ये मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बना मेटल ऑक्साइड। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और मैं आपको ये भी बताती हूँ केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। जैसे अभी हमने वैलेंसी पढ़ी है ना, तो उस वैलेंसीज को यूज करके हम कैसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब जैसे आपके पास है सोडियम का सिंबल होता है Na, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो मतलब प्लस O2। प्लस का मतलब है ये रिएक्ट करने वाला है इसके साथ, ठीक है, Na+O2, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारे पास है सोडियम, मेटल ऑक्साइड बताया ना मैंने आपको, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास पहले मेटल का नाम आएगा सोडियम, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जब रिएक्ट कर जाए तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अब फॉर्मूला क्या होगा, वो कैसे बनाते हैं रफ में, देखिए कैसे। पहले आप सोडियम का सिंबल लिखिए, उसकी वैलेंसी लिखिए, ठीक है। दूसरी साइड आप ऑक्सीजन का सिंबल लिखिए, इसकी ये 2 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है कि ये कैसे नेचर में एग्जिस्ट करता है। नेचर में ये अकेला O नहीं एग्जिस्ट करता, 2 O इकट्ठे मिलकर एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको मत ध्यान रखिए, आप सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट मतलब ये जो सब्सटेंस है O, उसको लिखिए और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखिए। तो वैलेंसी हमने पढ़ी क्या होती है? O2 नेगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया हम कैसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, क्रिस क्रॉस करके। Na ही रहने वाला है, O ही रहने वाला है। इसकी वैलेंसी इसके पाव में, तो कितनी वैलेंसी है इसकी? +1। पर नीचे लिखते समय हम प्लस तो लिखते नहीं है, 1 लिखते हैं, और 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सपोज ये ऐसे ही है। ऑक्सीजन क्या है? 2 नेगेटिव, तो ये वैलेंसी Na के पाव में आने वाली है, तो ये फॉर्मूला बनने वाला है Na2O। तो अब ये क्या बन गया? दिस इज सोडियम ऑक्साइड और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे लिथियम का एग्जाम्पल करते हैं। लिथियम का सिंबल होता है Li। मैं इसका पूरा नाम भी लिख देती हूँ, लिथियम, ठीक है। लिथियम भी एक मेटल है, इसको O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है ये? लिथियम ऑक्साइड। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं इसका। लिथियम मतलब Li, वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी चार्ट से देखेंगे तो +1 होती है। ऑक्सीजन आपको पता है O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, पहले Li लिखा, फिर O, इसकी वैलेंसी इसके पाव में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, उसकी 2। तो ये बाई चांस इसमें फॉर्मूला सेम ही बना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऐसे केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, ये मैग्नीशियम का पूरा नाम लिख देती हूं मैं। इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है उसका नाम और उसके पीछे लिखते हैं आप ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, इसकी वैलेंसी चार्ट से इसकी वैलेंसी याद करेंगे, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, Mg रहने वाला है, O दोनों में क्या आ गया 2, ऐसे आप इनको काट भी सकते हैं, तो ये क्या बन गया MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है हमारे पास MgO, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑक्साइड्स बना सकते हैं किसी भी तरीके की, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर की वैलेंसी आप चार्ट से देखेंगे तो 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, ऐसे ही क्रिस क्रॉस किया तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा CuO। ऐसे आप जिंक ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी ऑक्साइड्स बना सकते हैं। समझ गए ना कि कैसे ऑक्साइड बनाना है। आपको पहले मेटल लिखना है, मेटल की वैलेंसी लिखनी है, साथ में ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखनी है, क्रिस क्रॉस करना है और आपके पास मेटल ऑक्साइड्स आ जाएंगी। अब हम देखते हैं जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स है उनकी नेचर क्या है। मेटल ऑक्साइड की नेचर है बेसिक, लाइक वी हैव इज सी Na react with oxygen and it form its respective oxide, that is sodium oxide. This we have already done. Na has valency positive, oxygen is negative. So making a crisscross, it becomes Na2O, right? In a similar manner, aluminium भी metal है, oxygen के साथ react करता है तो बनाएगा aluminium oxide. इसका भी chemical formula आपको वैसे ही लेना है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव वैलेंसी है इसकी, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, इट गिव राइज टू केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स हैं इनकी नेचर क्या है, बेसिक। कैसे पता लगता है, हमारे पास एक लिटमस सॉल्यूशन होता है, तो वो लिटमस, ये उस लिटमस को क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। रेड कलर के लिटमस का कलर जब हम इसमें मेटल ऑक्साइड डालते हैं चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लू। सो व्हेनेवर इट चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू इट इंडिकेट्स दैट अ सब्सटेंस इज बेसिक। इसीलिए मेटल ऑक्साइड क्या नेचर है, बेसिक। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स तो बेसिक है, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट मीन्स दे बिहेव एज एसिड ऑल्सो, दे बिहेव एज बेस ऑल्सो। उनकी दोनों काइंड ऑफ नेचर है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेटल्स है जिनकी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, सिर्फ 2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक, मतलब इनका एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर है। फिगर्स में आप मेटल्स को तो पहचान पा रहे होंगे। दिस इज सोडियम मेटल, एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव राइज टू सोडियम ऑक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम, so when it will come in oxygen it is going to give rise to aluminium oxide। और अगर नेचर की बात करें, सोडियम ऑक्साइड की नेचर क्या है, बेसिक, राइट। और हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज एम्फोटेरिक, मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक करेक्टर। अब सपोज कोई आपसे पूछे कि हाउ कैन यू शो दैट Al2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर, या ZnO कैसे आप बता सकते हो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे और एक रिएक्शन में उसी को बेस के साथ रिएक्ट करोगे। अब देखिए जैसे आपने एल्यूमिनियम और इसको रिएक्ट किया, तो अगर हम इनकी वैलेंसीज देखें तो कभी भी ऐसे रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, क्लोरीन की होती है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, फॉर्मूला बना AlCl3, यही देख पा रहे हो आप, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। ऐसे ही आपने बेस के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे ये किस तरीके से हुआ रिएक्शन, सोडियम की वैलेंसी है पॉजिटिव और एल्यूमिनेट की वैलेंसी है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, ये बन गया NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। सेम क्वेश्चन अगर आपसे जिंक ऑक्साइड के लिए पूछा जाता है तो इसमें भी आपको इसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। Similarly, you have to react with base also,
जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 प्लस H2O। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि एल्यूमिनेट में NaAlO2 और सोडियम जिंकेट में Na2ZNO2। ये इसलिए क्योंकि सोडियम की वैलेंसी है पॉजिटिव और जिंकेट की वैलेंसी है ZNO2 2 नेगेटिव। तो जब आपने क्रिस क्रॉस किया तो ये 2 इसके पाव में आ जाएगा, तभी ये बनेगा Na2ZNO2। तो इस तरीके से आप शो करेंगे कि कैसे पता लगता है कि मेटल ऑक्साइड की नेचर एम्फोटेरिक है। तो 2 ही ऑक्साइड्स हैं हमारे पास एम्फोटेरिक, ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेटल्स का रिएक्ट करने का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है, क्या ऑर्डर है? तो हमने देखा पोटेशियम जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम उससे कम, मैग्नीशियम और देर से, जिंक थोड़ी और देर से, आयरन बहुत देर से और कॉपर बहुत देर से रिएक्ट करता है। तो मतलब कि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में। इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा है, इनका थोड़ा कम है उसके कंपैरेटिवली, और जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉपर रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन। स्लाइड में सबसे लास्ट आ रहा था ना कॉपर, तो आप कह सकते हो कि इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम को आप एज इट इज एयर के अंदर नहीं रखते हो, आप इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप रखते हो, ठीक है। सपोज ये सोडियम, अगर मैं कह दूं ये सोडियम है, तो इट इज केप्ट डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। अब ऐसा क्यों है? दिस इज सेम फॉर पोटेशियम ऑल्सो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और आपको पता है कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अपनी ऑक्साइड बनाता है। तो ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम झट से अपनी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत हीट रिलीज होती है, इतनी हीट रिलीज होती है कि इससे एक्सप्लोजन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट रोकने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। नाउ वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज। इसकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज करने से पहले एक फिनोमिना से आपको मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ उसकी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। होती क्या है? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटीज, ठीक है। मतलब कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं जिनको हमने एक टैबुलर फॉर्म के अंदर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनको हमने अरेंज किया है इनकी रिएक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। मतलब ऊपर ये मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे आते आते तक रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम मैग्नीशियम से, और जैसे से हम नीचे मूव कर रहे हैं रिएक्टिविटी कम हो रही है। एक इसमें हमने एक बॉर्डर लाइन ली है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स हैं जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये बहुत कम रिएक्टिव है। इतने कम रिएक्टिव है कि ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये हमारे लेस रिएक्टिव है, और जो नीचे आ रहे हैं ये गोल्ड और प्लैटिनम, ये तो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है। ये नेचर में फ्री फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी किसी के साथ कंबाइन करने की जो टेंडेंसी है इनकी वो बहुत ही ज्यादा लीस्ट है, बिल्कुल जीरो आप कह सकते हो ऑलमोस्ट, इसलिए ये फ्री मिलते हैं नेचर में। सो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज इट? Arrangement of metals according to their reactivities, more reactive on top, and as we are moving down, the reactivity is decreasing. ये अब हमें यूज कहाँ पे होगी? आप सोच रहे होगे कि ये प्रॉपर्टी का यूज क्या है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम देखेंगे कि रिएक्शन हो सकता है या रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो जिसके अंदर जो मेटल ऊपर आता है, सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा रिएक्शन होने वाला है, ये एक मेटल 1 कह देते हैं, इसको मेटल 2 कह देते हैं, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में यही होगा कि ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस करेगा,
ठीक है। तो ये मेटल इस मेटल को तब डिस्प्लेस कर सकता है अगर ये मोर रिएक्टिव हो और ये लेस रिएक्टिव हो। मोर रिएक्टिव का मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आना चाहिए और लेस रिएक्टिव वाला रिएक्टिविटी सीरीज में इसके नीचे आना चाहिए, तो तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर ऐसा होगा तो ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कहो कि ये वाला मेटल जो अकेला प्रेजेंट है ये लेस रिएक्टिव हो और ये मोर रिएक्टिव हो, तो रिएक्शन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। अब देखते हैं आगे हाउ वी आर गोइंग टू यूज देयर रिएक्टिविटीज इन द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हमने देखा कि जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और जनरली तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे आपको मेटल ऑक्साइड्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब हमने देखा फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम को आपने पानी के अंदर डाला, तो जब भी आप कभी पानी के अंदर किसी चीज को डालते हो तो उसका, ये मैंने वाटर को ओपन फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि रिएक्शन होता कैसे है। तो जब भी आप सोडियम को या किसी मेटल को पानी में डालते हो तो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वैलेंसी ये है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी OH नेगेटिव है, तो आप इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, ये क्या बनेगा NaOH। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला बनने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम क्या है हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिस क्रॉस करेगा। देखिए कभी भी क्रिस क्रॉस आप समझ गए ना कैसे होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पार्ट के साथ करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na की जो वैलेंसी है वो है पॉजिटिव, हाइड्रोजन की भी पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड की नेगेटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिस क्रॉस हुआ, बना NaOH और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज कर गया। इस एरो का मतलब है ये गैस है, उड़ जाएगी, एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो जब भी मेटल आप पानी में डालो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, और इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर है बेसिक। और कभी भी किसी बेस को पानी में घोल दे तो वो क्या बन जाता है, अल्कली या अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे आप कि whenever metal is added to water it give rise to metal hydroxide. This is metal hydroxide. As you can see the hydroxide group है ना, दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ ही तो क्रिस क्रॉस कराया हमने, एंड प्लस इट गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं। जनरल रिएक्शन मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, जैसे Mg प्लस H2O क्या बना, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, सोडियम प्लस H2O NaOH प्लस H2, कैल्शियम प्लस वाटर इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होते रहते हैं, मतलब पानी के साथ जब भी आप किसी को रिएक्ट करोगे तो वो क्या बनाएगा, अपनी हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब हमने देखा कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट के साथ करते हैं और कुछ स्टीम के साथ करते हैं, ठीक है। अब मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो हमेशा अपनी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, वो ऑक्साइड्स नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए पोटेशियम को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करोगे वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही सोडियम को करोगे, ठीक है, तो इट विल गिव राइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही कैल्शियम को वाटर के साथ करोगे, इट विल गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये फॉर्मूला सब मैंने वैलेंसीज का यूज करके बनाए हैं। देखिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, क्या बना क्रिस क्रॉस करके, CaOH होल ट्वाइस, इस तरीके से। सिमिलरली फॉर KOH और NaOH भी, सिर्फ वैलेंसीज को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। अब हमने देखा कि मेटल्स जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास मैग्नीशियम। जब भी कोई हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपनी हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, अपनी ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होती है उसके हाइड्रोजन
गैस। जैसे कि अब आप ये व्हाइट पाउडर देख रहे हो, दिस इज मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जब, सॉरी, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज नॉट मैग्नीशियम, इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने क्या किया, मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, इसने ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस बनाया विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेटल्स कुछ हैं जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ठीक है, तो जब भी कोई स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो क्या बनाते हैं, अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स नॉट हाइड्रोक्साइड्स। देखिए एल्यूमिनियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आयरन ने रिएक्ट किया, इट गिव राइज टू आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe3O4 प्लस H2। जिंक ने रिएक्ट किया, इट फॉर्म ZnO प्लस H2। आपको ध्यान रखना है आयरन की ऑक्साइड जनरली Fe2O3 हर जगह पे यूज होती है, लेकिन जब हम आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑक्साइड इस फॉर्मूले की बनाता है Fe3O4। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि आयरन की ऑक्साइड जो बनती है यहाँ पे दैट इज Fe3O4। ठीक है, और जिंक क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो साइन देख रहे हैं ना हम, ये जो साइन एरो, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जितने रिएक्शंस की एरो सिर्फ राइट की तरफ पॉइंट कर रहा था, इसके अंदर एरोस हाफ हो गए और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पॉइंट कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हो रिवर्सिबल। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकती है, जब ये अमाउंट ज्यादा हो जाए तो ये रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है, मतलब ये रिएक्शन दोनों तरीके से हो सकती है। ठीक है, और कुछ मेटल्स अब हमारे पास ऐसे भी हैं जो पानी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं, जैसे कि कौन सा है हमारे पास, कॉपर, ये पानी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। तो टेंडेंसी जो पानी के साथ रिएक्ट करने की है वो कैसे है, पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, सोडियम थोड़ा कम करता है, कैल्शियम आपने देखा कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ करता है, ये स्टीम के साथ करते हैं, है ना, और जो कॉपर है वो करता ही नहीं है पानी के साथ रिएक्ट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भी ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये क्यों नहीं रिएक्ट करते, ये इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि देखिए जैसे आपने जैसे कॉपर की बात करते हैं, कॉपर ने पानी के साथ रिएक्ट करना था, तो रिएक्ट करने पे क्या करना था, कॉपर ने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना था और हाइड्रोजन को हटाना था। ठीक है, मतलब आप हटाने को क्या बोल सकते हो कि उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना था। ठीक है, अब कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को तब डिस्प्लेस करता है अगर ये मोर रिएक्टिव हो और ये लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, अब हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि अभी हमने पढ़ी थी कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है इस तरीके से, है ना, तो इसके अंदर जो ऊपर आता है, पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देती हूं। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास सब्सटेंसेस आते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ठीक है, तो अब जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे इसमें अब हमने देखा कि कॉपर जो है हाइड्रोजन के बाद आता है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन इसके पहले आता है तो ये मोर रिएक्टिव है। तो कभी भी मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को नहीं कर सकता। अब कॉपर देखिए वो क्या है, लेस रिएक्टिव है ना, बाद में आता है, और हाइड्रोजन पहले आता है तो मोर रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा, कॉपर तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, उसकी जगह ले ही नहीं सकता, इसलिए कॉपर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, और एसिड्स जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके के बहुत सारे एसिड्स होते हैं। और डाइल्यूट वर्ड से भी आप फैमिलियर हैं, डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसके अंदर पानी का कंटेंट हाई होता है, वाटर लेवल ज्यादा होता है। तो आपने मेटल लिया,
मेटल के अंदर आपने एसिड डाला, सपोज HCl, तो मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, +1 +2 +3 आप जानते हैं। हाइड्रोजन भी प्लस होता है और क्लोरीन होता है नेगेटिव। ये सब वैलेंसी चार्ट से हमें पता लगा। तो मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? वापस नेगेटिव वाली के साथ करेगा, तो इट विल फॉर्म MCl + H2, और इसको आपने क्या बोला? मेटल का सॉल्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। Na + HCl, ठीक है, तो Na की वैलेंसी है पॉजिटिव, H की भी होती है पॉजिटिव और Cl की होती है नेगेटिव। तो Na react with Cl and it forms NaCl plus हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ऐसे ही मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव। सल्फेट ये पूरा एक आयन है जिसकी वैलेंसी होती है नेगेटिव। तो Mg किसके साथ रिएक्ट करता है? पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव पार्ट के साथ करेगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास है ये Mg 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस हुआ तो इट बिकम्स MgSO4। इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2 कैंसिल, तो इट कम्स आउट टू बी MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही कैल्शियम HNO3 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ नाइट्रेट। कैल्शियम होता है 2 पॉजिटिव, NO3 होता है नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, CA ही रहने वाला है, NO3 जो नीचे लिखा होता है वो एज इट इज ही रहता है। इसकी वैलेंसी इसके पाव में, तो इट बिकम्स 2 एंड दिस इज CaNO3 होल ट्वाइस, राइट। ऐसे ही जब आपने कॉपर को HCl के साथ किया तो हमने देखा कि रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं होगा। देखिए, अब आपने देखा कि कॉपर को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया और कॉपर को जब आपने HCl के साथ रिएक्ट किया या कोई भी जिसके अंदर H आयन हो उसके साथ रिएक्ट किया तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, इट इज लेस रिएक्टिव और कंपैरेटिवली हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। तो क्या इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। आपको पता है कॉपर ने जब पानी के साथ रिएक्ट करना है तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद OH, राइट। ऐसे ही इसने कॉपर के साथ करना है तो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद क्लोरीन। तो दोनों ही कंडीशन में इसने हाइड्रोजन की जगह लेनी है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। और हमें पता है मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव को नहीं कर सकता। अब जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। तो नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो इसलिए आप बताओगे कि कॉपर इसलिए नहीं करता बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एज शोन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो देयरफॉर इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, देयरफॉर नो रिएक्शन टेक प्लेस, राइट। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज एक मेटल का सॉल्ट है आपके पास, लेट इट बी, हम ऐसे ले लेते हैं MX, कोई मेटल का सॉल्ट है। ठीक है, इसको मैं M1 लिख देती हूँ। और एक और मेटल है हमारे पास, B दिया हुआ है, हम इसको B लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास एक और मेटल है, उसका नाम है A। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हम इस रिएक्शन के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि कोई मेटल किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में भी हम रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करेंगे जो कि हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होने के लिए भी ये मेटल जो अकेला है ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए और ये लेस रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाएगा। अदरवाइज अगर उल्टा होता है, ये जो Ma वाला है मेटल जो A है वो लेस रिएक्टिव हो और ये मोर रिएक्टिव हो तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन जो रिएक्शन होने के लिए चाहिए कि ये मेटल मोर रिएक्टिव होना चाहिए और जो सॉल्ट बना हुआ मेटल है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल करते हैं, Zn + CuSO4। ठीक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि जिंक ऊपर आता है, हाइड्रोजन आप कह लो कि यहाँ है और कॉपर इससे नीचे है, तो इसका मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब ये रिएक्शन को देखिए, जो मेटल अकेला है वो मोर रिएक्टिव है और जो मेटल सॉल्ट फॉर्म में है दैट इज लेस रिएक्टिव। तो इसका मतलब
मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करना है, तो क्या ये रिएक्शन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। तो हमने इसको वैसे ही इसका फॉर्मूला बनाया, Zn इज Zn 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस किया, 2 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया ZnSO4 और Cu अलग हो गया। अब देखो ये जब रिएक्शन होगी तो इसमें आपको चेंज, विजिबल चेंज क्या दिखेगा? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है। तो जब कॉपर सल्फेट में से कॉपर के आयंस जिंक डिस्प्लेस कर देगा तो ZnSO4 बन जाएगा। तो सॉल्यूशन ब्लू से क्या हो जाएगा? कलरलेस, क्योंकि ZnSO4 का कलर नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी अब आपसे कोई क्वेश्चन ये इस बारे में पूछेगा तो आप कैसे आंसर दोगे इसका? आप रिएक्शन लिखोगे और आप बताओगे zinc is more reactive than copper according to reactivity series, so it displaces copper from its solution and solution changes from blue to colorless, या आप कह सकते हो कि blue color fades, ये भी आप बता सकते हो। तो दिस इज द विजिबल इफेक्ट, व्हाट यू गेट टू सी इज कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। नाउ वी हैव इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आप बहुत कुछ जान चुके हैं मेटल्स के बारे में, तो अब हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में, मतलब वैलेंस शेल में, या तो 4 या 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अगर इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन सबकी जो एक हमारे पास रूल होता है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि इनकी वैलेंसीज कैसी होती हैं। जैसे उसकी वैलेंसी क्या थी, वैलेंस शेल में 1 2 या 3, तो वैलेंसी मैंने आपको बता दी थी +1 +2 या +3, ठीक है। इसके अंदर जो वैलेंसी होती है वो 8 में से माइनस करके होती है। अब 8 में से क्यों माइनस करके होती है, दिस इज बियॉन्ड योर लेवल और आप ये हायर क्लासेस में करोगे। तो अभी के लिए आप याद रखोगे कि कभी भी मेटल्स या नॉन मेटल्स की वैलेंसी देखनी होती है तो मेटल्स की वैलेंसी तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है, क्योंकि वो लूज करते हैं तो +1 +2 और +3। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी 8 में से माइनस करके आप निकालते हो, ठीक है। तो जैसे आपने 4 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, -4 -3, 6 वाले की -2 और 7 वाले की -1। तो आप कह सकते हो कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके बैलेंस शेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात, उनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और गेन करने के बाद उनपे नेगेटिव साइन आता है, इसीलिए वैलेंसीज भी क्या होती है, देखिए नेगेटिव। और कैसे वैलेंसी निकाल पाओगे, या वैलेंसी कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ लिंक्ड है, 8 में से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको 8 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और उनकी वैलेंसीज नेगेटिव की फॉर्म में आप लिख दीजिएगा। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट में 4 5 6 या 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल है, ना तो थिन शीट्स बनती है ना वायर्स, तो नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन सोनरस है, नॉन लस्ट्रस है, सॉफ्ट होते हैं, स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो एंड इवन दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी करते हैं दैट दे आर नॉन मेलिएबल। क्यों नॉन मेलिएबल होते हैं, इसका मतलब उनसे थिन शीट्स नहीं बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, वो हैमर का स्ट्रेन नहीं सह सकते हैं। जैसे कि देखिए ये आपके पास है फॉस्फोरस, दिस इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है हमारे पास जिसका सिंबल होता है P, और ये है हमारे पास सल्फर, जैसे कि आपको येलो कलर का पाउडर दिख रहा है, इसका सिंबल होता है S। क्या पाउडर को हैमर करके थिन शीट्स बनाया जा सकता है? नहीं, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल्स पाउडर फॉर्म में भी हैं या कुछ और भी रीजन है कि जिसके करके आप क्या बता सकते हो कि नॉन मेटल्स हैमर का स्ट्रेन नहीं सह सकते हैं, क्योंकि ये कच्चे होते हैं। ब्रिटल मीन्स दे कच्चे होते हैं, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जाम्पल जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, ये ब्राउन कलर का पाउडर को हैमर नहीं करा जा सकता, थिन शीट्स नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो इसीलिए दे आर नॉन मेलिएबल, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट वी हैव इज डक्टिलिटी। तो ये नॉन डक्टाइल है, इनसे वायर्स भी नहीं बन सकती। सेम रीजन,
कि इनको भी वायर बनाने के लिए भी तो हैमर करना पड़ेगा। ये क्या होते हैं, ब्रिटल, कच्चे होते हैं, टूट जाते हैं, तो देयरफॉर दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आल्सो। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट देयर इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए दे शुड हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स की इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनको तो इलेक्ट्रॉन बल्कि चाहिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये इनके अंदर कोई ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो मूव कर सके और जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर पाए, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है। लेकिन जैसे कि हर फैमिली में एक एक्सेप्शन होती है, तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का ही फॉर्म है, उसका ऑलोट्रॉप है, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में, पेंसिल का लेड भी ग्रेफाइट का होता है। दिस इज गुड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसका क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, वो इस तरीके का है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। Next is when they are hit, do they produce sound or not? So they are non-sonorous. ये ऐसी कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करते जिस हिट करने से, इसलिए ये नॉन सोनरस है। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए फॉस्फोरस है, ये क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस। तो आपको लगता है कि इसको हिट करेंगे तो कोई साउंड आएगी? नो, यू आर नॉट गोइंग टू हियर एनी काइंड ऑफ साउंड, सो देयरफॉर दे आर नॉन सोनरस। टॉकिंग अबाउट देयर लस्टर, सो हमने देखा कि दे मोस्टली एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पाउडर और गैस। ठीक है, तो पॉलिश तो हो नहीं सकते, पॉलिश नहीं हो सकते तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकती है, और आपको पता है शाइन करने के लिए तो रिफ्लेक्शन जरूरी है, इसलिए दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लस्टर। पर फिर भी एक्सेप्शन है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं आयोडीन और ये ग्रेफाइट जो पेंसिल की लिड है, दे आर लस्ट्रस, इनके अंदर शाइन है। आप देख रहे हैं ना, आयोडीन के अंदर शाइन दिख रही है आपको। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेन बियर नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर दे कैन नॉट बियर द स्ट्रेन, इसलिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो है। नेक्स्ट इज सॉफ्टनेस, क्योंकि ये नॉन डक्टाइल है, नॉन मेलिएबल है, ना वायर बन रही है ना शीट बन रही है। इसका कारण क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, दे कंपैरेटिवली कंपेयर टू मेटल्स दे आर सॉफ्ट। बट फिर हमारे पास एक्सेप्शन है लाइक डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। फिगर में आप देख रहे हैं ना डायमंड को, एंड यू ऑल्सो नो डायमंड्स आर गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। सो जो डायमंड होता है इट इज वेरी हार्ड एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो, यू नो दैट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अब क्योंकि ये सॉफ्ट है तो ऑब्वियसली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होने वाला है, क्योंकि कभी भी कोई स्ट्रांग होगा तो पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था कि पास पास होंगे। इसका मतलब ये सॉफ्ट है तो पार्टिकल्स इतने पास पास नहीं है इसके अंदर। अब पास पास नहीं है तो इसका मतलब हीट, और हीट आप कह सकते हो कि भी जो है हमें लेस देनी पड़ेगी इसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पास पास नहीं है, जैसे कि हमने बात किया था, उतनी अट्रैक्शन भी नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है तो हीट भी कम चाहिए होगी उसको मेल्ट या बॉयल करने के लिए, एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड हमने पढ़ा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर अट्रैक्शन है, इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उसका हाई होगा। स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी है, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ गैस भी है रूम टेम्परेचर पे। जैसे फॉस्फोरस आप देख रहे हैं, पाउडर है, ये सॉलिड है, एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारे सॉलिड्स नॉन मेटल्स आपको मिलते हैं, लेकिन लिक्विड सिर्फ एक ही है, दैट इज ब्रोमीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज ओनली वन नॉन मेटल, दैट इज ब्रोमीन। गैसेस भी हैं कुछ, जैसे कि फिगर में आपको नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर दिख रहा है, तो इट इज फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो मतलब स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल्स। सॉलिड जैसे कि हमने बात करी अभी, फॉस्फोरस, सल्फर और भी बहुत सारे। लिक्विड सिर्फ एक है, ब्रोमीन। ठीक है, गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस हैं। Now we are going to start with the chemical properties of non-metals, in which we are going to see their reaction with oxygen and reaction with water and reaction with dilute acid. This you know is a non-metal. अब तो आप इसको identify कर सकते हैं, what is it? This is sulfur,
राइट तो अब हम देखते हैं कि जब हम इनको ऑक्सीजन, पानी और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कैसा होता है। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, जैसे कि हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्ट करता है अपनी ऑक्साइड्स बनाता है, तो ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब नेचर क्या है इनकी, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, मतलब ब्लू लिटमस का कलर रेड करती है। मेटल ऑक्साइड बेसिक थी, वो रेड लिटमस को ब्लू कर रही थी। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, ब्लू लिटमस को रेड कर रही है। कुछ मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल विच फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स। NO2 भी होता है इसका, NO भी होता है, N2O5 भी एग्जिस्ट करती है नेचर में, N2O3 भी। देखिए कितनी सारी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन की हमें मिलती है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक ऐसा नॉन मेटल जो वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता हो, तो वो कौन से है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जैसे कि अब हमने बात करी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो नेचर के अंदर एसिडिक है। ठीक है, मतलब ब्लू लिटमस को क्या करती हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। जैसे कि एग्जाम्पल आपके पास एक और है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली हमें पता है एसिडिक ऑक्साइड्स होती है ना। और स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है जिसको आप हायर क्लास में करोगे, एंड ऐसे एग्जिस्ट करती है ये गैस। अब कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास न्यूट्रल भी होती है। न्यूट्रल का मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। कौन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO एंड N2O, ये चारों ऑक्साइड्स हमारे पास न्यूट्रल है। तो सारी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है एक्सेप्ट दीज फोर, दे आर न्यूट्रल, दैट मीन्स दे आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। नेक्स्ट वी हैव इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे ये नॉन मेटल है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, या कोई नॉन मेटल आप कह लो कि भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसमें इसने OH के साथ रिएक्ट करना है ना, इसमें इसने Cl के साथ रिएक्ट करना है। तो दोनों ही कंडीशन में इसने हाइड्रोजन की जगह लेनी है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव वैलेंसी में है, और यहाँ रिलीज होगा H2 की फॉर्म में। ठीक है, ये अपनी जगह तब छोड़ेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये कब छोड़ेगा अपनी जगह, जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो नॉन मेटल्स हैं, पहली बात तो वो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते दोनों केसेस पे। दूसरा, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं एक्स्ट्रा जो वो दे पाए उसको, तो दैट मीन्स non metals cannot give electrons to hydrogen, so that means no reaction is going to take place. So non metals do not react with water as well as they do not react with any dilute acid. The reason being they cannot displace it because they don't have extra electrons, they don't have sufficient electrons to reduce. Reduce का मतलब क्या होता है हमारे पास, मतलब उसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर, जैसे कि आयन में मैंने आपको बताया ये H2 बनता है, सो इट डजंट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। एंड मोर ओवर क्योंकि लेस रिएक्टिव है, तो रिड्यूस और डिस्प्लेस दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, वो उसको डिस्प्लेस भी नहीं कर सकता। सो दैट इज द रीजन दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। So जैसे कि कार्बन प्लस वाटर, so obviously carbon is a non-metal, right? So it will not show any kind of reaction because it cannot displace hydrogen. At the same time, कार्बन को आपको H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है, इसके अंदर भी इसने H2 की जगह लेनी है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, सो स्टिल अगेन नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज दी कोरोजन, राइट। कोरोजन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये शिप है आपके पास, है ना। शिप बहुत बुरी हालत में दिख रही है ये शिप, राइट। तो क्या ये शिप ऐसी ही थी हमेशा से, नहीं। ठीक है, क्या हुआ, ये शिप जैसे जैसे ये शिप नेचर के अंदर पड़ी रही, तो क्या हुआ, इसमें आपको ये क्या दिख रहा है, ब्राउन सी लेयर जो हो गई है, क्या हो गया, आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि इस पे जंग लग गया है ना, आप बोलते हो कि रस्ट
लग गया, इस पे रस्टिंग हो गई है इसकी। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोरोजन। तो यही फिनोमिना अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, कलर में चेंज आ गया, ये कैसे लेयर डिपॉजिट हो गई इस पे। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज दी कोरोजन। तो कोरोजन है क्या? कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इसके अंदर सब्सटेंस का, ठीक है। वो ऑक्सीजन कहां से आती है? एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। इसमें पानी भी इस रिएक्शन को फेवर करता है, और मोस्टली ये कोरोजन हमने मेटल के सरफेसेस पे देखते हैं। अगेन, कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ऑक्सीजन का, पानी का, मेटल के सरफेस के साथ। तो जब भी कोरोजन होती है तो हम देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो अपनी ऑक्साइड्स बना लेते हैं, या वो अपनी हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, या वो अपनी सल्फाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कोरोजन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन का पानी की प्रेजेंस में मेटल के सरफेस पे, और इसका रिजल्ट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड्स कुछ भी बन सकते हैं। आयरन के केस में कोरोजन का एक स्पेशल नाम है, वो क्या नाम है? रस्टिंग। आयरन के केस में इसको हम क्या बुलाते हैं? रस्टिंग, ठीक है। जैसे कि हम आपने देखा ये मेटल कौन सा होता है जो शिप बनाता है? ऑब्वियसली आयरन ही बनाता है ना शिप्स। तो ये आयरन के केस में कोरोजन को हमने बोला रस्टिंग। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि इस शिप पे रस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं रस्टिंग डिटेल में। अब रस्टिंग होने के लिए, मतलब आयरन के आर्टिकल पे ये जो लेयर जम जाती है होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं तब ये रस्टिंग होती है? एक तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, और एयर जिसमें से पर्टिकुलरली ऑक्सीजन गैस ही इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो होता क्या है? आयरन आर्टिकल जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। X का मतलब ये वाटर 1 2 3 4 कितने भी मॉलिक्यूल्स पानी के उसके साथ जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा हम करते हैं कि आयरन के केस में इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। कौन सी कंडीशन चाहिए? एक तो ड्राई एयर के अंदर कभी रस्टिंग नहीं होती, मॉइस्चर होना चाहिए और ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए, तभी रस्टिंग होगी। तो जब भी आयरन आर्टिकल मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है उस पर ब्राउन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O। XH2O के साथ अब कंफ्यूज मत होना, इट जस्ट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू दिस Fe2O3, ठीक है। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला कोई आपसे पूछे तो आप आंसर दीजिएगा Fe2O3 डॉट XH2O। अब रस्टिंग या कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन और अलॉइंग। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे आप रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं पेंटिंग, ठीक है। अगर आप मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल सर्फेसेस आर पेंटेड। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, दिस इज ट्रेन, है ना, आयरन की बनी हुई है, पर आप देख रहे हो कि ये पेंट हुई है, क्योंकि पेंट करने से जो रस्टिंग है वो प्रिवेंट हो सकती है। सिमिलरली इवन द कार इज पेंटेड, right? So we can use different color of paints to just prevent the rusting, ठीक है। तो ऐसे रेलवे कोचेस, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, they all can be painted in order to prevent rusting. Next we have is greasing. अगर आप ग्रीस अप्लाई करते हो, ग्रीस जानते हैं ना, जैसे फिगर में दिख रहा है ये ब्लैक, दिस इज ग्रीस, राइट। तो जब आप ये ग्रीस अप्लाई करते हो मेटल सर्फेसेस के साथ तो मेटल का कांटेक्ट एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ टूट जाता है। और आपको पता है कि एयर और वाटर ही तो नेसेसरी है कोरोजन के लिए, तो ऑब्वियसली कोरोजन इससे अपने आप प्रिवेंट हो गई अगर एयर और वाटर मॉइस्चर के साथ इसका कांटेक्ट टूट गया तो। सो एप्लीकेशन ऑफ ग्रीस on metal surfaces just help to prevent the contact of metal surface with air and moisture and it prevent the corrosion. जैसे कि बाइसिकल पार्ट्स को आप ल्यूब्रिकेट करते रहते हो ग्रीस से, है ना, उससे क्या होता है? फ्रिक्शन भी कम होता है। फ्रिक्शन मतलब जो स्मूथ चल पाता है, और उससे कोरोजन भी नहीं होती। नेक्स्ट वी कैन डू इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी मेटल की पतली लेयर किसी मतलब आप आयरन के आर्टिकल पे लगाओ या जिसकी आपको कोरोजन प्रिवेंट करनी है उस पर थिन लेयर किसी मेटल की आप डिपॉजिट कर दो, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रो
प्लेटिंग। और ये डिपॉजिट कैसे होती है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। एक फिनोमिना होता है हमारे पास जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाकर ये किसी डिजायर्ड मेटल को किसी आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट जिसको कोरोजन से बचाना चाहते हो उसके ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे कोरोजन भी प्रिवेंट होती है और इससे मेटालिक लस्टर और ज्यादा होता है, शाइन और ज्यादा आती है। जैसे आयरन को इलेक्ट्रोप्लेट जनरली कॉपर और क्रोमियम के साथ किया जाता है अगर हम उसे रस्टिंग से प्रिवेंट करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये टैप्स हैं, डोर नॉब्स हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रोप्लेटेड, राइट। तब भी इनमें जो कोरोजन है वो कम हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है और ये शाइन और अच्छे से करते हैं। वी कैन डू गैल्वेनाइजेशन ऑल्सो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है थिन लेयर, पर्टिकुलरली जिंक की डिपॉजिट करना आर्टिकल के ऊपर। नॉर्मली आयरन के केस में हम करते हैं, आयरन आर्टिकल के ऊपर हम पतली यहाँ पे जिंक की लेयर लगा देते हैं, इसको आप बोलते हो गैल्वेनाइजेशन। और जो जिंक होता है वो आयरन को कोरोजन से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि जब जिंक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये अपनी मेटल ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड। सपोज ये जिंक ऑक्साइड बन गई ये लेयर, ठीक है। ये जिंक ऑक्साइड जो लेयर होती है ये इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल का मतलब ये किसी चीज को अपने में से पास नहीं होने देती, ठीक है। तो जब ये पास ही नहीं होने देती तो जो ये मॉइस्ट एयर है उसको अंदर नहीं जाने देगी। जब अंदर नहीं जाएगी तो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं होगा और जिंक लगाने के बाद जो आयरन अंदर है उसके वो सारा कोरोजन से प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गैल्वेनाइजेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और जिंक को हम सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं वो अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं। कोई भी मेटल बनाता है ये तो आप जानते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये एयर के कांटेक्ट में आया और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ये सारी, ठीक है, ये सारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गई। लेकिन ये जो लेयर होती है ये इम्परमिएबल होती है। जैसे जिंक ऑक्साइड की हमने बात करी ना, वैसे ये इम्परमिएबल होती है, ये और एयर को अंदर नहीं जाने देती। तो ऊपर जो सरफेस वाला एल्यूमिनियम है सिर्फ वही खराब होता है, बाकी जो उसके अंदर है अंडरलाइंग एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उस पर कोई कोरोजन नहीं होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाता। सिमिलरली इट हैपेंस विद जिंक ऑल्सो, कि जिंक ऑक्साइड लेयर भी एक इम्परमिएबल है जो फर्दर रिएक्शन को रोक देती है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप आंसर ऐसे करेंगे, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सेल्फ प्रोटेक्टिंग बिकॉज व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। ये तो आप जानते ही हैं। दिस लेयर इज इम्परमिएबल सो इट प्रिवेंट द फर्दर अटैक ऑफ मेटल बाय एयर। और ऐसे ही कोई चीज आपको बाहर से अप्लाई नहीं करनी पड़ी, उसी मेटल ने अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर लिया कोरोजन से, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, राइट केमिकल फॉर्मूला, कलर एंड द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन इन केस ऑफ कॉपर, सिल्वर और आयरन, ठीक है। कॉपर की कोरोजन तब होती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में होती है। जैसे रस्ट के लिए मॉइस्ट एयर चाहिए, वैसे कॉपर की कोरोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में होती है। इस पे जो लेयर डिपॉजिट होती है वो कौन से कलर की होती है? दैट इज ग्रीन, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला उस लेयर का क्या है? CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है कोई कि जब कोरोजन होती है तो कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन। उसका केमिकल फॉर्मूला है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ऐसे ही सिल्वर कौन सी गैस की प्रेजेंस में करोड होता है? H2S। कौन सी लेयर डिपॉजिट होती है? ब्लैक। ये तो आपने नॉर्मली देखा भी होगा, जब आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो तो बहुत टाइम, क्योंकि वैसे तो ये ज्यादा रिएक्टिव है नहीं तो कोरोजन इसकी देर से होती है, पर विद पैसेज ऑफ टाइम इट टर्न्स ब्लैक, योर ज्वेलरी टर्न्स ब्लैक, है ना। आपको धुलवाना पड़ता है, उनको वॉश कराना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो कि H2S गैस की वजह से जो एटमोस्फेयर में होती है, और वो लेयर जो बनती है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ag2S। आयरन तो आप जान ही चुके हैं, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में होता है, लेयर रस्ट कलर की होती है
और केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O. So this is an important question which you can get right. Next topic we have is the alloying. ठीक है, alloys क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप कोरोजन को भी प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप कोरोजन में अलॉयज का यूज कर सकते हो. जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग में आयरन का अलॉय कौन सा है? आयरन का अलॉय है स्टेनलेस स्टील. तो अगर आप स्टेनलेस स्टील का यूज करते हो तो ये जो अलॉय है इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन. अदरवाइज अगर हम अलॉयज की बात करें कि अलॉयज होते क्या है, alloys is a homogeneous mixture of two or more metals. दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब आप मिलाते हो तो एक मिक्सचर बन जाता है जो कि होमोजीनियस होता है. मतलब आप पहचान नहीं पाते उसमें कौन कौन से मेटल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब एक ही लगता है, तो उसको आप बोलते हो अलॉय. ठीक है, तो जो ये अलॉइंग मेथड, अलॉयज का यूज करना या अलॉइंग किसी मेटल का अलॉय बनाना, ये भी एक इफेक्टिव मेथड है कोरोजन को प्रिवेंट करने का, और इससे मेटल की ड्यूरेबिलिटी और बढ़ जाती है. तो अलॉय जब हम बनाते हैं किसी मेटल से तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, मतलब वो बहुत ड्यूरेबल हो जाते हैं और कोरोजन से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं. तो अलॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली इंप्रूव प्रॉपर्टी, मोर ड्यूरेबल, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन. कुछ अलॉयज पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास अलॉय है एल्निको. राइट, एल्निको किस किस से बना है? Al से एल्यूमिनियम, Na से निकल और CO का मतलब है कोबाल्ट. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम इसके अपने नाम के बीच में ही है सिंबल्स के साथ. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसीलिए इससे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं. सेकेंड वी हैव इज ब्रास. ब्रास के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कॉपर और जिंक. इसकी प्रॉपर्टी है कोरोजन नहीं होती है और ये हार्ड होता है. ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है? यूटेंसिल्स बनाने के लिए. ऐसे ही हमारे पास है बेल मेटल. ठीक है, जो किससे बनता है? कॉपर और टिन. ठीक है, इसको आप ब्रॉन्ज भी बोलते हो, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रॉन्ज. तो क्वेश्चन ज्यादातर ब्रॉन्ज से ही आता है, पर आपको बेल मेटल भी याद रखिएगा. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सोनरस है, हिट करो इट प्रोड्यूस साउंड, इट इज हार्ड ऑल्सो, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड गॉन्ग्स. जर्मन सिल्वर, ये किससे बना है? कॉपर, निकल, जिंक से. सिल्वर कलर की अपीयरेंस होती है, कॉइन्स बनाने में यूज होता है. डुरेलियम, जो डुरेलियम अलॉय है हमारे पास, ये बनता है एल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीज से और मैग्नीशियम से. स्ट्रॉन्ग होता है पर लाइट होता है, इसलिए इससे व्हीकल्स के पार्ट्स बनते हैं. आप जानते हैं एरोप्लेन की बॉडीज भी डुरेलियम से बनती है. नेक्स्ट वी हैव स्टील. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन. आयरन के अंदर कार्बन जब मिक्स होता है तो इट गिव राइज टू स्टील. हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इससे ब्रिजेस, शिप्स वगैरह बनते हैं. सोल्डर, इट इज एन अलॉय ऑफ टिन, राइट, एंड एंटीमनी. ठीक है, ये एक ऐसा अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है. इसका काम है ये मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने में यूज होता है. ठीक है, ब्रॉन्ज वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन. इसको बेल मेटल भी बोलते हैं. कोरोजन रेजिस्टेंट, हार्ड, स्टैचूज, कॉइन्स, ये सब इसके बनते हैं. सो दीज आर ऑल अलॉयज. सो जब भी आप अलॉयज को लर्न करेंगे यू नीड टू बी फैमिलियर विद इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कि ये किससे बने हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी और कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं. ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग अराउंड यू दैट आपके आसपास कौन सी चीजें आप देख रहे हैं जो किस किस अलॉय की बनी हुई है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. First question is, explain the reaction of non-metal with oxygen with the help of a certain activity. So we are going to explain a reaction where non-metal is going to react with oxygen and will take the help of activity. So what to do is, take some amount of powdered sulfur in a spoon and heat it. Right? Take a spoon of powdered sulfur and heat it. As soon as sulfur starts burning, introduce a spoon into a glass tumbler with a lid to ensure that the gas produced do not escape. Then add some amount of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake well and then test the solution with red and blue litmus. So what we are going to observe is
that the color of blue litmus changes to red, and this shows that non-metal oxides are acidic in nature. So that means this shows that the oxide is formed and the oxide formed is acidic in nature. Second is, what happens when magnesium ribbon is heated in presence of air? So when magnesium ribbon is heated in presence of air on a burner flame, after some time it starts burning with a white flame, and as a result white powder is formed, which is nothing but magnesium oxide. So this is the reaction, right, where Mg plus O2 give rise to MgO. Third is, we are going to differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties. So we have a vertical chart in which we are going to discuss the properties. So we have metals and non-metals. So the first we are going to react with oxygen. So when we react metal with oxygen, they form oxides, and the nature of oxides is alkaline. And when we react non-metal with oxygen, they also form their respective oxides, but the nature is acidic. Likewise, when we react them with water, they produce oxides and hydroxides. And if we try to react non-metals, they generally do not react with water. Metals react with acids and produce hydrogen gas, but non-metal do not react with acids. Metals have a property that more reactive metals can displace less reactive from their salt solutions, but this kind of action is not shown by non-metals. Now we have multiple choice questions. So the first question is most reactive metal. So the options are iron, gold, zinc or potassium. So if we refer to the reactivity series, the answer is going to be potassium. Second is the liquid metal at room temperature. Options are mercury, sodium, bromine and gold. And the liquid metal is mercury. Next, the non-metal that is liquid at room temperature. Options are carbon, bromine, iodine and chlorine. And I think you know that there's only one non-metal which is liquid at room temperature, and that is bromine. Next, when non-metals react with water, then what kind of thing we observe? Hydrogen gas is formed, carbon dioxide is formed, nothing happened or none of these. Right. So out of these, we know that whenever non-metals react with water, the reaction doesn't happen. So nothing happened. The right answer is this. Now we have the metals that can be cut with knife. That means the question is asking about the soft metals, that they are so soft that they can be cut with knife also. So the options are sodium potassium, sodium mercury, barium calcium and potassium and calcium. The answer is the soft metals are sodium and potassium, which can be easily cut with knife. Thank you.